नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीके शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वैवाहिक जीवन से संबंध रखने वाले ग्रह और हमें वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने से पूर्व में किन विषयों की ओर देख लेना चाहिए और कौन सी स्थितियां हैं जिनको हमें जांच लेना चाहिए ताकि हमारा वैवाहिक जीवन आजीवन पर्यंत तक सुखमय रहे और किसी भी प्रकार की उसमें बाधाएं नहीं आएं। इन सब विषयों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और यदि किसी भी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो हम ऐसे वो कौन से उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बना सकते हैं और हम उन बाधाओं से पार जा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस में जो जानकारी आपको प्राप्त होगी उस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को, अपने और जो भी परिचित हैं उनके वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम वैवाहिक जीवन प्रारंभ करते हैं तो विवाह से संबंध रखने वाला हमारा ये सप्तम घर कुंडली में होता है। यहाँ से हमारा दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है। अब यहाँ से जब हम वैवाहिक जीवन प्रारंभ करेंगे तो वैवाहिक जीवन प्रारंभ होने के पश्चात हमारे परिवार में वृद्धि होती है, हमारे सुख में वृद्धि होती है। तो परिवार में वृद्धि होती है तो ये वृद्धि का जो भाव है ये दूसरा है, यानी हम जो है विवाह से दाम्पत्य जीवन से संबंध रखने वाला सप्तम घर है। और जब परिवार में वृद्धि होगी तो द्वितीय जो भाव है, ये द्वितीय भाव जो है ये इसका सहायक भाव होता है। अब चूंकि जब हमें जीवन साथी मिल जाता है तो हमारे सुख दुख में साथ निभाने की जो हमारी इच्छा पूर्ति है वो इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो इच्छा पूर्ति से संबंध रखने वाला जो भाव है वो है एकादश भाव। ये एकादश भाव जो है इच्छा पूर्ति का है। तो वैवाहिक जीवन से हमारे सुख दुख में साथ निभाने की हमारी जो जीवन साथी जो हमें मिलता है उससे हमारी इच्छा पूर्ति हुई, तो एकादश भाव भी ये इसका सहायक भाव बनता है। यानी हमारा जो दाम्पत्य जीवन है, ये दाम्पत्य जीवन से संबंध रखने वाले जो भाव हैं वो सप्तम, द्वितीय और एकादश हैं। अब इसके जो विरोधी भाव होते हैं वो विरोधी भाव इनके जस्ट पीछे वाले भाव होते हैं। यानी सप्तम का जस्ट पीछे वाला भाव कौन सा हुआ, ये षष्ठ हुआ, तो ये छठा घर जो है इसका विरोधी भाव है। इधर जो एकादश भाव है, इस एकादश भाव का जो विरोधी भाव है वो दसम है, यानी ये दसम घर भी जो है इसका विरोधी हुआ। और इसका जो द्वितीय भाव है, इस द्वितीय भाव के जस्ट पीछे वाला यानी लग्न का ये प्रथम भाव जो है ये भी जो है विरोधी भाव है। यानी 1, 6, 10 ये दाम्पत्य जीवन के लिए जो है विरोधी कहे गए हैं। अब मैं आपको ये एक एक करके ये समझाऊंगा कि हम किस प्रकार से जीवन में जो है इन भावों का जो है फल हम प्राप्त करते हैं। कि जब हम अपने पार्टनर को देख लेते हैं, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि आप जब भी वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने वाले हैं उससे पहले आपको किन चीज़ों को देख लेना चाहिए, कौन से ग्रहों का जो प्रभाव है उसको आपको पहले देख लेना चाहिए ताकि आने वाली बाधाओं से आप जो है बच सकते हैं। पहले हम ये समझें कि यहाँ पर जो ये सप्तम घर है, यदि इस सप्तम घर में आपके जो है शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, यदि इसमें जो है शुभ प्रभाव है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन यदि उन्हीं जो है पाप ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का प्रभाव यदि जो है षष्ठ घर में आ जाता है तो आपके वैवाहिक जीवन में मतभेद आएंगे। और इधर यही जो है स्थिति एकादश भाव में चली जाती है और एकादश भाव से जो है जस्ट पीछे वाला भाव जो है एकादश से हम इधर से जब काउंट करेंगे तो ये द्वादश हो जाता है। तो इस घर में यदि पाप ग्रहों की स्थिति है तो फिर आपके जीवन में कैरियर को लेकर के
और पैसे को लेकर के, स्टेटस को लेकर के आपके जीवन में बाधाएं आएंगी। और यदि जो है आपके ये जो है द्वितीय घर है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार से, जैसे द्वितीय घर का जस्ट पीछे वाला घर जो है ये प्रथम घर है, तो यहाँ यदि पाप ग्रहों की युति है या किसी भी प्रकार से जो है क्रूर ग्रहों की युति है, तो आपके जीवन में जो है पारिवारिक चीज़ों को लेकर के और किसी भी प्रकार की जो है जैसे एकाग्रता को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के आपके वैवाहिक जीवन में संकट हो सकते हैं। दोस्तों, जब वैवाहिक जीवन हमारा प्रारंभ होता है तो हमें ये देखना है कि हमारी कुंडली में जो सप्तम घर जो है, इस सप्तम घर में आपके यदि सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य बैठा हुआ है तो आपको जो है ऐसी स्थिति में आपको जो पार्टनर मिलेगा वो पार्टनर ईगोइस्टिक होगा, वो बॉसी प्रवृत्ति का होगा और वो एक तरीके से ऐसी शासक प्रवृत्ति रखेगा कि वो आपके ऊपर शासन करे। यदि इसमें जो है चंद्रमा बैठा हुआ है, सप्तम घर में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा है तो आपका पार्टनर जो है सुंदर होगा, लेकिन वो भावुक भी साथ में होगा। यदि इसके साथ जो है मंगल आपके बैठा हुआ है, तो मंगल ऊर्जावान है, आपका पार्टनर ऊर्जावान होगा, लेकिन चूंकि मंगल झगड़े का कारक भी है, तो आपके जीवन में मंगल की स्थिति झगड़े भी करवा सकती है, आप दोनों के बीच में मारपीट तक भी करवा सकती है। ये मंगल की स्थिति स्पष्ट करती है। यदि आपके सप्तम घर में जो है आपके बुध बैठा हुआ है, तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे उम्र में छोटा होगा और वो किशोर अवस्था का होगा, लेकिन वो कम्युनिकेटिव होगा, वो जो है बातचीत पसंद होगा, वो आपके साथ जो है कहीं भी जब भी घूमने जाएगा तो आप दोनों के बीच में ऐसे संवाद चलेंगे कि आपको यात्रा का पता नहीं चलेगा, आपको जो है उस संवाद के माध्यम से समय का आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा पार्टनर आपको जो है बुध के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि आपको जो है इसमें सप्तम घर में गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु जो है आपको थोड़ा ईगोइस्टिक ही पार्टनर देता है, ईगो उसमें रहता है। और यदि जो है इसमें शुक्र जो है बैठा हुआ है, तो शुक्र आपको जो है वो रिश्तों का मुख्य कारक होता है। तो शुक्र आपके जीवन में जो है प्रेम, सामंजस्य आदि जो है ये बनाए रखेगा। और यदि इसमें शनि बैठा हुआ है, सप्तम घर में यदि शनि बैठा हुआ है, तो ये शनि आपकी जो है विवाह में देरी भी करवाता है। और शनि से संबंध रखने वाला जो पार्टनर है वो आलसी भी होता है और कई बार गैर जिम्मेदार भी होता है, इर्रेस्पॉन्सिबल भी होता है और कई बार स्थिति जो है ये मतभेद तक भी ले जाता है। तो ये शनि की उपस्थिति सप्तम में जो है इस प्रकार के फलों को दर्शाती है। अब ये यहाँ पर यदि राहु है, यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, तो दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली है बात है कि राहु और केतु, ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन में सबसे ज़्यादा अहम रोल रखते हैं, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। राहु यदि है तो ऐसा पार्टनर जो है वो प्रेम विवाह करता है और प्रेम विवाह भी वो ऐसी उसमें करता है कि वो अपनी सारी बाउंड्रियों को तोड़ देता है, यानी अपनी संस्कृति से भी वो ऊपर चला जाता है और संस्कृति से ऊपर जाकर के वो प्रेम विवाह कर जाता है। लेकिन जब यही राहु जो है उसके वैवाहिक जीवन को जब दोस्तों ख़राब करता है, तो ख़राब करने में भी वो सारी बाउंड्रियां टूट जाती हैं और सारी जो संस्कृतियां हैं, समाज के रूल्स हैं, समाज की जो बंदिशें हैं, वो सब टूट जाती हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सप्तम घर में यदि राहु बैठा है, तो जिस प्रेम को लेकर के आप जितने संवेदनशील हैं, उतने ही उस प्रेम को आगे जाकर के उसके जो इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि प्रेम के समय ये चीज़ें जो है नहीं दिखती हैं, बाद में ये चीज़ें आती हैं। केतु भी जो है इस प्रकार का है
केतु भी आपके, राहु ज़्यादा जो है वैवाहिक संबंधों को ख़राब करता है, लेकिन केतु की भी भूमिका उसमें होती है, तो हमें इसको भी देख लेना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि हम जब वैवाहिक जीवन प्रारंभ करें तो वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने से पहले पार्टनर जो हम देखने जाते हैं, तो पार्टनर में हम ऐसी क्या जो है चीज़ें देखें या ऐसी किन चीज़ों को हम समझें ताकि जो है हमारा जीवन इस प्रकार की बाधाओं में पड़े ही नहीं। तो दोस्तों आपको मैं ये जो है बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने पार्टनर को देखने जाएं, जब भी आप अपने पार्टनर को देखें या उससे मिलें या उससे बातचीत करें, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर जो है कोई कैरियर को लेकर के पॉजिटिव है, या वो कैरियर को लेकर के, अपने स्टेटस को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के, अपनी चकाचौंध को लेकर के, इन सब को लेकर के यदि वो पॉजिटिव है, तो दोस्तों ऐसे पार्टनर का चयन आप जीवन में नहीं करेंगे तो शायद आपका जीवन सुखमय होगा, क्योंकि ये अभिव्यक्ति जो है ये राहु की अभिव्यक्ति है। ये राहु जो है आपके सामने आ रहा है, क्योंकि आपको जब पार्टनर का चयन करना है तो आपको शुक्र और केतु की युति आपको देखनी है, क्योंकि जो पार्टनर आपके सामने इस प्रकार की अभिव्यक्ति लेकर के आ रहा है, वो अभिव्यक्ति शुक्र केतु की नहीं है, वो अभिव्यक्ति है शुक्र और राहु की, यानी आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपको जो है उस समय ये ध्यान में रखना है कि ऐसी अभिव्यक्ति आपके सामने आती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, वो पार्टनर आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। दूसरी तरफ यदि जो है आपके सामने ऐसी अभिव्यक्ति आती है कि भाई मुझे तो जो है आपके साथ में रहना है और मुझे तो आपसे सम्मान चाहिए, जीवन में प्यार चाहिए, हम दोनों जीवन में जो है साथ साथ जो है रहें और अपने जो पारिवारिक जो धर्म हैं उनका निर्वहन करें, ऐसी अभिव्यक्ति ये जो है, ये अभिव्यक्ति कौन दे रहा है? ये अभिव्यक्ति केतु दे रहा है, क्योंकि केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी देता है, अध्यात्म से संबंध रखता है, सरलता से संबंध रखता है। तो आपको ऐसे पार्टनर का चयन कर लेना चाहिए, जीवन भर वो आपका साथ निभाएगा, आपके सुख दुख में वो साथ रहेगा। यानी दोनों चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हैं कि जब पार्टनर अपने कैरियर को लेकर के, पैसे को लेकर के, स्टेटस को लेकर के और अन्य किसी चीज़ को लेकर के जो उसके व्यक्ति से जो उससे संबंध रखती हैं, उन चीज़ों को लेकर के यदि वो पॉजिटिव है तो वो जो है पार्टनर आपके जीवन में जो है साथ नहीं निभा पाएगा। अब इसके जस्ट अपोजिट में जब हम देखते हैं तो आप जब पार्टनर का चयन करते हैं तो पार्टनर का चयन करने से पहले पार्टनर आपका लुकिंग वाइज बहुत अच्छा है, सुंदर है, गौर वर्ण का है, स्टेटस भी अच्छा है और उसका जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, उसकी भौतिकवादी जो चीज़ें हैं वो एकदम इफ़ेक्टिव हैं और आपके दिलो दिमाग पर जो है वो इफ़ेक्ट छोड़ रही हैं। तो दोस्तों आप निश्चित है वहाँ आपको जो पार्टनर चाहिए वो शुक्र केतु से संबंध रखने वाला चाहिए, लेकिन आप कहाँ पर जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें किसकी हैं? ये राहु की हैं। यानी राहु मेटेरियलिस्टिक है, राहु भौतिकवादी है। वो आपको जो है ऐसा पार्टनर दिखा रहा है जो उस चकाचौंध के माध्यम से आपसे यस करवाएगा, आपसे हाँ करवाएगा, और हाँ करने के बाद में आप दोस्तों आपके मन में ये भाव आते हैं कि क्यों नहीं जो है ये ऐसा पार्टनर, इसको जब हम साथ में रखेंगे, साथ में समाज में जाएंगे तो लोगों पर कितना इफ़ेक्ट होगा, लोग कहेंगे कि वाह क्या पार्टनर है। लेकिन दोस्तों आप उस लायक रहेंगे तब होगा ना, आप उस लायक नहीं रहेंगे, आपको राहु इस तरीके से छोड़ेगा नहीं कि जो है आप उसको कहीं पर जो है मंदिर में साथ दिखा पाएँ या कहीं आप जो है उसको समाज में साथ दिखा पाएँ, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक है, वो भौतिकवादी है, वो कहीं और ही दिखेगा, वो आपके साथ नहीं दिखेगा। इसलिए आपको ये चीज़ देख लेनी है विवाह से पूर्व में कि शुक्र और राहु की कहीं युति है कुंडली में,
12 घरों में से कहीं भी यदि शुक्र और राहु की युति, जिस पार्टनर को आप ढूंढ रहे हैं उस पार्टनर की कुंडली में शुक्र और राहु की युति है और आपकी कुंडली में शुक्र और केतु की युति है, तो ऐसे शुक्र राहु वाले पार्टनर का चयन आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ जब पार्टनर अपने अंदर ये चीज़ धारण किए हुए है, केतु अलगाववाद देता है, केतु अलगाववाद कराता है, लेकिन जब पार्टनर खुद इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है कि जो है मुझे जो है इस तरीके की चीज़ों में रहना है, आगे बढ़ना है, तो ठीक है, आप आगे बढ़िए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुक्र और राहु की स्थिति आपके सामने जो है स्पष्ट है। एक चीज़ मैं आपको जो है और जो है ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी वीनस राहु वाले जो मेल जो पार्टनर हैं, ऐसे ये पार्टनर जो है वीनस और केतु वाले जो पार्टनर हैं और उनकी लाइफ माना कि अच्छी नहीं चल रही है और अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप ये अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लें कि 100% वो पार्टनर जो है वो मेटेरियलिस्टिक है, वो भौतिकवादी है। अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको वहाँ पर केतु जो है वो स्पेस मांग रहा है, यानी आपको वहाँ पर अपने पार्टनर को फ्री छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, आपको जो करना है आप करें, शायद कुछ दिनों बाद आपकी स्थिति में सुधार आ जाएगा, तो आप ये उपाय जो है कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको दोस्तों एक चीज़ और आती है कि शुक्र केतु की जो स्थिति है वो ये है कि हमारा जो है धन जो है वो कब आएगा। आप धन के विषय में विचार त्याग दीजिए, धन आपका पीछा करेगा, यानी केतु से संबंध रखने वाली जो जो चीज़ें हैं उनको आप छोड़ दीजिए, आपका वो पीछा करेंगी और आपको वो चीज़ जो है निश्चित रूप से प्राप्त भी होंगी। ये स्पेस मांगती हैं। इधर एक तरफ जो है चीज़ें ऐसी भी होती हैं, केतु की खराबी के कारण जो है हम ये देखें कि हम कैसे पार्टनर का चयन करें। शुक्र केतु वाले को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पार्टनर को चयन करना चाहिए और शुक्र राहु वाले को भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक पार्टनर का चयन करना चाहिए। और जब ये राहु जब अपना प्रभाव छोड़ता है, राहु छाया ग्रह है दोस्तों, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत से घरों में ये होता है कि जब भी पति के पास कोई फ़ोन आता है तो पत्नी कहती किसका फ़ोन था, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, उसको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी, या जो है आपके दिमाग में व्हाट्सएप को लेकर के व्हाट्सएप पर किसका मैसेज था, कैसा मैसेज था, मुझे आप दिखाएं। आप समझ जाइए राहु का प्रभाव है। यानी राहु जो है ये इतने शंकाएं पैदा करवाता है और ये रिश्ते को सबसे ख़राब करने में अहम रोल निभाता है। और ये कई बार तो ऐसी स्थिति तक भी ले जाता है कि आपके बीच में तलाक तो करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन तलाक के साथ साथ जो है आपको हिंसक प्रवृत्ति का बना देगा और आपको जेल तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए अच्छा ये है कि आप जो है इसकी स्थिति को समझें और इसकी स्थिति को समझ करके आपको इसको स्पेस दे देना चाहिए। आपको इसको अपने उस पर, ठीक है, आप जो है जो भी आपका पार्टनर है उसको आप स्पेस दे दें कि जो है आपको जो करना है आप करें और आप स्वतंत्र रहें, तो शायद आपके जीवन में सुधार हो सकता है। एक चीज़ इसमें दोस्तों ये आती है कि जब भी हम शुक्र केतु की बात करते हैं तो स्पेस की भी बात आती है। दूसरा जो है हम पार्टनर जब चयन करते हैं तो आध्यात्मिक पार्टनर का हमको चयन करना चाहिए। और अब ये एक चीज़ कुंडली में देखी जाती है कि यहाँ शुक्र केतु का और शुक्र राहु की चीज़ को आपने समझ लिया है। दूसरा है यही युति मंगल केतु की भी आती है। यदि आपकी कुंडली में प्रथम घर में या सप्तम घर में
मंगल केतु यदि बैठे हुए हैं तो मंगल केतु की स्थिति भी आपके जीवन में बहुत प्रकार की जो है ये बाधाएं जो है लेकर के आती है, और ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। उस समय आपको ऐसे पार्टनर का जैसे चयन करना चाहिए कि भाई जैसे कोई बहुत अजीब सा दिखता है, बहुत जो है ये तो हमारे स्टेटस के लायक ही नहीं है, ये जो है समाज में कैसा, सोसाइटी में ये कैसा दिखेगा। आप वहीं पर देख लीजिए, वही ऐसा ही पार्टनर आपको जीवन भर साथ निभाएगा। दोस्तों, जहाँ मैटेरियलिस्टिक चीज़ें आएंगी, जहाँ भौतिकवाद आएगा, वहाँ आप इस लायक नहीं रहेंगे। आप एक बार तो देख लेंगे उसको, आप जो है जीवन में कुछ साल, आप 1 या 2 साल आप उसके साथ खूब अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद आप स्वयं इस लायक नहीं बच पाएंगे कि जो है आप उसको कहीं जो है दिखा सकें, सोसाइटी में दिखा सकें, या आप स्वयं सोसाइटी के लायक रह सकें। क्योंकि ये मंगल राहु की स्थिति भी ऐसा ही अभिव्यक्ति देती है। तो मंगल केतु में जो है, केतु सरलता का प्रतीक है, मैंने आपको बताया। तो आपको मंगल केतु में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अध्यात्म की ओर ध्यान देना है और आपको सरलता की ओर ध्यान देना है। जो आपका पार्टनर जितना सरल है उतना ही आपके जीवन में वो आपका साथ निभा पाएगा। एक चीज़ दोस्तों इसमें मैं आपको ये और बताने वाला हूँ कि ये जो राहु है ये इनसिक्योरिटी भी देता है, यानी बहुत सारी चीज़ों में जो है आपको निश्चितता आपको नहीं देगा। तो वहाँ भी आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसकी बात जो है दोस्तों आती है कुछ उपाय की बात। दोस्तों, आपको जो है अपने वैवाहिक जीवन को सही प्रकार से चलाना है, या किसी भी प्रकार से आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हैं, विवाह हो गया, ये तो विवाह से पूर्व की बातें मैंने आपको बताई हैं कि विवाह से पूर्व में हमको ये मंगल केतु की युति, शुक्र केतु की युति और शुक्र राहु की युति, इन सब को देख लेना चाहिए। क्योंकि राहु केतु जो है वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल दिखाते हैं। हमें दोस्तों जो है ऐसे हम क्या उपाय करें ताकि हमारा जीवन जो है किसी भी प्रकार से वैवाहिक जीवन जो प्रारंभ हो गया उसको जो है वो ख़राब हो रहा है, वहाँ पर तलाक तक की स्थिति जा रही है, आपके कोर्ट केस मुकदमे आदि चालू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति किसी वजह से हो गए हैं, दोस्तों की वजह से हो गए हैं, अपने परिवार की वजह से हो गए हैं, या किसी तीसरे के आने की वजह से हो गए हैं, या और किसी भी प्रकार की कोई और बाधाएं आई हैं जिनके कारण आप इस स्थिति तक पहुंच गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? यदि किसी शक की वजह से या किसी तीसरे के आने की वजह से आप दोनों का जीवन खराब हुआ है, तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन 1 माला आप जप करें, और आप जो है सूर्य को जब जल चढ़ाएं तो जल में जो है थोड़ी सी हल्दी आप डाल लें, और हल्दी डाल करके उस जल को आप सूर्य को चढ़ाएं। आपके लिए निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी जो है अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि जो है किसी भी प्रकार से पारिवारिक कारण से या आपके पार्टनर के परिवार वालों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आपको जो है ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। और यदि जो है आपको किसी शक से या किन्हीं दोस्तों की वजह से और किसी कारण से आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो आपको हर शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इन उपायों को यदि आप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन जो है सुखमय हो सकता है, आपके वैवाहिक संबंधों की पुनः स्थापना हो सकती है। फिर भी दोस्तों और भी एक चीज़ आप देखेंगे कि जहाँ भी वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है, माना कि फीमेल के कारण हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा आप महसूस करेंगे कि रात्रि के समय किचन में झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ें।
क्योंकि आप महसूस करेंगे जहाँ वैवाहिक संबंध खराब हो रहे हैं वहाँ किचन में आपको जो है झूठे बर्तन मिलेंगे, और आपकी जहाँ भी डस्टबिन रखे हुए हैं उन डस्टबिन्स में जो कचरा पड़ा हुआ है वो कचरा 15-15 दिन तक आप यदि खाली नहीं कर रहे हैं तो आप अपने वैवाहिक जीवन के सुख की कल्पना नहीं करें। आप इन उपायों को करें। आप अपने घर के जो डस्टबिन हैं उनको आप डेली उसमें जो कचरा एकत्रित हुआ है उसको बाहर फेंकें, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। बर्तनों को आप जो है प्रतिदिन उनको स्वच्छ साफ रखें। और इसके साथ साथ ही एक और उपाय है दोस्तों, कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो किचन में जब काम करती हैं, माना कि आपने जो है कोई गरम कढ़ाई में तेल आपने डाला और फिर आपका काम होने के बाद में वो तेल जो बच गया है उस तेल को जो है आप फिर 10 दिन तक उस कढ़ाई में ही रखे हुए हैं, तो आपके लिए वो नेगेटिव ऊर्जा देगा। आपके लिए वो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से जो है खराबियां उत्पन्न करेगा। तो दोस्तों आप जो है इस सब जानकारी के माध्यम से जीवन में लाभ उठाएं, और किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उनसे आप बचें और इन उपायों को आप अपनाएं। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और फिर मैं उपस्थित होता हूं आपके सामने और कोई एक नई जानकारी लेकर के। तब तक आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।